देखती आंखों, सुनते कानों आपको मेरा और इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सलाम पहुँचे, क्योंकि आप मुझको सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, जो ये भी जानता है कि आप कितनी कंसंट्रेशन से इस वीडियो लेक्चर को देखते हैं और उससे कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। चलें हम टॉपिक की तरफ आते हैं। चैप्टर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज़ कंटिन्यूड। इसके लेक्चर में हमने पहले SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म देख लिया है, उसी को लेके आज हम आगे चल रहे हैं और हम यहाँ पे कुछ जो हमने एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, जिनकी बेस पे हमने मैकेनिज़्म ऑफ SN1 रिएक्शन प्रपोज किया था, उनको हम जस्टिफाई करेंगे और उस प्रपोज मैकेनिज़्म की बेस पे कि ये मैकेनिज़्म उन एविडेंसेस को या उन ऑब्जर्वेशंस को के साथ किस तरह फुली इन एग्रीमेंट है। कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है। आप लोग MSc केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के होनहार स्टूडेंट हैं और मैं आपका अदना सा खादम इंस्ट्रक्टर हूँ, दैट इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। चलें जी, ऑब्जेक्टिव्स इस लेक्चर को जो कवर करेगा उसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको बताई जाएगी दैट इज़ रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, जो कि सपोर्ट करेगी हमारे रिएक्शन मैकेनिज़्म को। इसके अलावा वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस वन बाय वन हम उनको देखेंगे और फिर उनकी जस्टिफिकेशन देखेंगे कि हमने जो प्रपोज मैकेनिज़्म है जो डिस्कस किया था वो कैसे उनको जस्टिफाई करता है विद रेफरेंस टू SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म। लेक्चर शुरू करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने जो आखिरी स्लाइड थी दैट इज़ रिएक्शन मैकेनिज़्म, तो उसके स्टेप्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो हमने कहा था हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द स्लो स्टेप और द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, और इसके अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। और CBr जो है दैट इज़ कार्बन और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड है दैट ब्रोक हेट्रोलिटिकली और इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ a carbocation and the leaving group. अब this step is the slow step we have proposed. Now in the second step जब ये carbocation बन जाता है then nucleophile attack the carbocation that is carbon positive positively charged carbon atom in order to form this protonated alcohol, और डीप्रोटोनेशन या प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमने प्रपोज किया था कि SN1 रिएक्शन जो है दैट इज़ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे स्लो स्टेप के अंदर ओनली वन स्पीशीज़ इन्वॉल्व दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। अब हम इसको देखते हैं कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम इसको जस्टिफाई करती है कि नहीं करती, क्योंकि हमने ये भी प्रपोज किया था कि अगर आप सेकंड स्टेप के अंदर इन्वॉल्व स्पीशी की कंसंट्रेशन बढ़ा भी देंगे तो हमारे SN1 रिएक्शन के रेट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा कर दें तब भी उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है, अलॉन्ग वाई एक्सिस आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट आपका रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैकेनिज्म देखें तो अल्काइल हैलाइड का कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होना इट रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि यहाँ पे जो डेल्टा G है वो इस एनर्जी बैरियर या इस एनर्जी बैरियर दोनों से क्या है, ज़्यादा है। तो अगर हम अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ये एनर्जी बैरियर चेंज होगा, दूसरे लफ्ज़ों में हमारा रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। लेकिन अगर हम वाटर की कंसंट्रेशन चेंज कर दें, कम या ज़्यादा कर दें, या वाटर की जो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन है उसके रेट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एनर्जी बैरियर है इनकी जो डेल्टा G वैल्यू है उससे बहुत कम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एनर्जी डायग्राम है ये बेसिकली हमारे मैकेनिज़्म को फुली सपोर्ट करती है और जस्टिफाई करती है।
अब हमने जो अपना मैकेनिज़्म है, इट वाज बेस्ड ऑन 3 एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। सो नाउ हम समझ लें बैक चेक अप्रोच है कि हम अब मैकेनिज़्म को लेके चलते हैं कि हाउ द प्रपोज्ड मैकेनिज़्म जस्टिफाइज दीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन 1 अभी हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम के ज़रिए भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोबारा चलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। अब जस्टिफिकेशन इसकी बड़ी सिंपल सी है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड वो वाहिद स्पीशी है जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि पहले स्टेप के अंदर ही अल्काइल हैलाइड से लीविंग ग्रुप लीव करता है, उसके लिए उसको न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट की पुश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी डायग्राम से भी ये चीज़ जस्टिफाई हो चुकी है। तो सिर्फ अल्काइल हैलाइड चूँकि इन्वॉल्व है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर, इस वजह से अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा, अदरवाइज़ दूसरे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन चेंज करने से ऐसा नहीं होता। तो ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम भी और हमारा प्रपोज मैकेनिज़्म दोनों इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन पे जाने से पहले इस टेबल को मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा। हमने ये टेबल में रिलेटिव रेट्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ अल्काइल हैलाइड्स दैट इज़ टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या मिथाइल, उनके रिलेटिव रेट को आपस में डिस्कस किया था। तो हमने वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन या एक ऑब्जर्वेशन जो दी थी उसमें हमने कहा था कि अगर हम ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसमें मौजूद मिथाइल ग्रुप को सक्सेसफुली रिप्लेस करते जाएं विद हाइड्रोजन्स, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिग्निफिकेंटली क्या होता जाएगा, लोअर होता जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप की तरह हाइड्रोजन लगाया, तो दिस वन इज़ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। सो क्लास ऑफ कंपाउंड यहाँ पे क्या होगी, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। अब अगर हमने दूसरे मिथाइल को भी हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया, दिस विल बिकम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और अगर हमने इस मिथाइल को भी उड़ा दिया और उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगा दी, तो हमारे पास ये मिथाइल ब्रोमाइड आ गया। तो ये दोनों जो हैं ये प्राइमरी में ही फॉल करते हैं। तो अगर आप इनका रेट देखें तो एक का 1 है, 1.05 है। तो ये रेट SN1 रिएक्शन तो ये बिल्कुल नहीं देते। तो ये जो रेट है कि सम हाउ जो वाटर में है वो भी SN2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से या मिथाइल हैलाइड या मिथाइल ब्रोमाइड जो दो प्राइमरी की एग्जांपल है उनके साथ देता है। तो ये रेट उस वजह से हो सकता है, लेकिन जो हमने इथाइल ब्रोमाइड का रेट है उसको रेफरेंस माना है। और अगर हम इसको कंपेयर करें आपके टर्शरी से, तो टर्शरी जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है 1200,000 टाइम मोर ग्रेटर दैन दी दैट ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी सेकंड के the rate of SN1 reaction decreases as the methyl group of tertiary butyl bromides are successively replaced by the hydrogen। तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, बड़ी सिंपल सी जस्टिफिकेशन है, जो कि क्लास ऑफ कंपाउंड का हमने जिक्र किया है कि हम जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप को हाइड्रोजन से रिप्लेस करते हैं तो हमारी क्लास ऑफ कंपाउंड चेंज होती जाती है। अगर तीनों मिथाइल ग्रुप हैं दैट इज़ टर्शरी अल्काइल हैलाइड, अगर दो हैं तो हमारे पास सेकेंडरी है, और अगर एक है या तीनों हाइड्रोजन है तो हमारे पास प्राइमरी है। तो यहाँ पे चूँकि हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप है, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड। सो जितना आसानी से कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो कौन सा कार्बोकेटाइन आसानी से बनेगा ये आप लोग जानते हैं स्टेबिलिटी की बेस पे। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल देन द प्राइमरी वन। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन having the highest stability, so it is the most easiest to form। तो इसी बेस पे हम अल्काइल हैलाइड की रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ को भी जस्टिफाई कर सकते हैं। पिछले टेबल से भी क्लियर हो गया था कि आपका जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है दैट इज़ द मोस्ट एक्टिव वन, और आपका जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है दैट इज़ द लीस्ट एक्टिव वन। So why tertiary alkyl halide is the most active? It depends upon the stability of
Carbocation, tertiary carbocation. Why tertiary carbocation is the most easy to form? Because it is the मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन. अब इसकी स्टेबिलिटी किस रीज़न की वजह से है, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर जो एमएससी का है या सॉरी बीएससी में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा इन अंडर द टॉपिक ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट टर्शियरी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है बिकॉज देयर आर 3 मिथाइल ग्रुप. सिमिलरली आपने हाइपर कॉन्जुगेशन की बेस पे ये तय किया था कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन की जो रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वो क्या हैं, ज़्यादा बनती हैं कंपैरेटिव टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी. सो हमारी जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है वो फुली जस्टिफाई होती है अगर हम प्रपोज मैकेनिज़्म को उसके साथ रिलेट करके देखें. थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है. स्टीरियोकेमिस्ट्री कमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको मज़ीद डिटेल के साथ विद फर्दर एग्जांपल्स. तो लेकिन ये हमारी तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप SN1 रिएक्शन एक ऐसे अल्काइल हाइड का करते हैं इन विद द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द एसिमेट्रिक कार्बन एटम. होप यू नो दैट व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम. हमने शायद डिस्कस किया था इसको. एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स आर एटम्स. सो अगर एक ऐसा अल्काइल हाइड है जिसमें आपका लिविंग ग्रुप क्या है, अटैच्ड है एसिमेट्रिक कार्बन एटम के साथ, तो SN1 रिएक्शन जो है उसके नतीजे के तौर पर 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, जबकि जो SN2 रिएक्शन है उसमें हमने प्रपोज किया था कि ओनली 1 स्टीरियो आइसोमर बनता है. अब यहाँ पे इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो सिंपल है कि आपका जो स्लोअर स्टेप है उसके अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है. ठीक है. अब ये इंटरमीडिएट जो है इसमें कार्बन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में चली जाती है बिकॉज वो लूज़ कर जाता है एक लिविंग ग्रुप और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. और हम हाइब्रिडाइजेशन के केस में ये पढ़ाएंगे कार्बोकेटाइन में जो कार्बन पॉजिटिव है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. तो sp2 हाइब्रिडाइज जो मॉलिक्यूल होता है उसकी ज्योमेट्री प्लेनर होती है, यानी वो प्लेनर होता है. अब प्लेनर क्या है, मतलब वहाँ पे अटैक जो है वो दोनों साइडों से इक्वल चांसेस है. ऊपर से भी अटैक हो सकता है, बिलो द प्लेन भी हो सकता है. सो सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच करना है जब कार्बोकेटाइन आपका बन चुका है. अब न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने के लिए दोनों साइडें अवेलेबल हैं क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है, तो इधर साइड से अटैक कर सकता है. अगर वो एक साइड से अटैक करेगा तो 1 स्टीरियो आइसोमर बनेगा, अगर वो उसकी अपोजिट साइड या अदर साइड से अटैक करेगा तो आपके पास दूसरा आइसोमर बनेगा. तो आपके पास 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनने के चांसेस हैं. दैट इज़ वाई SN1 रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हाइड in which the living group is attached to an asymmetric carbon atom, it results in the formation of 2 stereoisomers which is opposite to that of SN2 reaction. यहाँ पे इसको इक्वेशन से एक्सप्लेन किया गया है. ये आपका स्टार्टिंग अल्काइल हाइड है जिसमें कार्बन एसिमेट्रिक है जो कि हम प्रपोज कर रहे हैं दैट इज़ अटैच्ड टू 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स. तो यहाँ पे ब्रोमो अगर लीव करता है तो आपके पास ये आपका कार्बोकेटाइन है विच इज़ प्लेनर. अब ये जो कार्बन पॉजिटिव है प्लेनर है और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऑन ईदर साइड अटैक कर सकता है. वाटर यहाँ पे आपको पता है इन दिस केस इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल. सो अगर वो अटैक ए साइड यानी कि अपोजिट साइड होता है, जिस साइड से ब्रोमो गया उसकी अपोजिट साइड से अटैक होता है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी फाइनली उसमें हाइड्रोक्सल आपका होगा वो इस ब्रोमो की अपोजिट साइड पर होगा. दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इट विल द प्रोडक्ट विल हैव इन्वर्टेड कन्फिगरेशन रिलेटिव टू द कन्फिगरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड. तो यहाँ पे ये बेसिकली रिलेटिव कन्फिगरेशन है, ये मैं बता चुका. इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन रिलेटिव टू दिस कन्फिगरेशन ऑफ स्टार्टिंग अल्काइल हैलाइड. अब यहाँ पे हुआ जो है वो इस ब्रोमो की अपोजिट साइड पे है. यहाँ पे इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी, इन्वर्ट हो गई है. लेकिन अगर वो सेम साइड पे अटैक करे, क्योंकि अब यहाँ पे हिंड्रेंस तो नहीं है, ब्रोमो तो चला गया क्योंकि आपका कार्बोकेटाइन बन चुका है दैट इज़ प्लेनर और इक्वल चांसेस हैं दोनों साइड पे अटैक है. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल उसी साइड से अटैक करता है जिस साइड से ब्रोमो लीव किया है, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसकी जो कन्फिगरेशन होगी रिलेटिव दैट वुड बी द सेम. सो हमारे पास इस स्टीरियो आइसोमर के बनने के चांसेस
वाया पाथवे बी, और इस स्टीरियो आइसोमर के बनने के चांसेस वाया पाथवे ए जो है थ्योरेटिकली जो इक्वल हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, SN1 रिएक्शन लीड्स करता है दोनों स्टीरियो आइसोमर की तरफ। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। ये उसकी एग्जांपल है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पर्सपेक्टिव फार्मूला जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे आप कार्बन देखें, हाइड्रोजन R डैश और R, अब R प्राइम और R एक दूसरे से डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, सो दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो यहाँ पे आपके पास दोनों बनने के चांसेस हैं, दोनों स्टीरियो आइसोमर, आपको पता कि आपस में एक दूसरे के मिरर मिल जाए। तो यहाँ पे बेसिकली ये 2 एनएचोमर शो किए गए हैं, एक में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन सेम है और दूसरे में उसकी अपोजिट है। तो ये सेम चीज़ जो है वो फिशर प्रोजेक्शन के ज़रिए शो की गई है, और यहाँ पे दोनों फिशर एनएचोमर की जो फिशर प्रोजेक्शन है वो शो की गई है। सो इफ़ द लिविंग ग्रुप इन एन SN1 रिएक्शन इज अटैच्ड टू एन एसिमेट्रिक कार्बन, अ पेयर ऑफ एनएचोमर विल बी फाउंड एज प्रोडक्ट। दूसरे लफ्ज़ों में आपके पास एक मिक्सचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बनेगा। सो एज़ फार एज जस्टिफिकेशंस आर कंसर्न, ये तो हमने तीनों डिस्कस कर ली, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम्स भी कर ली। फर्दर डिटेल और टेक्स्ट के लिए आप पॉला यारकनी ब्रूस की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 4th एडिशन वो उसको देख सकते हैं। ये बुक यकीनन आप लोगों के पास होगी। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इस लेक्चर से आपके कंसेप्ट में कोई पॉजिटिव चेंज आई हो तो फिर आप कमेंट्स कर सकते हैं।